आज हम लोग बात करते हैं एटविल डॉक्ट्राइन, ठीक है। लेकिन इससे पहले जरा सा हम एक बार नजर डालेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज पे। क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में मानव संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना, मानव संसाधन। एक्चुअली ये बात मैंने अपने कई लेक्चर्स में कही है और आज मैं फिर ये बात कह रही हूं कि आज के इस एरा से पहले, ठीक है ना, जब ये अभी बिजनेस, कंपनी या ये ट्रेडिंग ये जब बहुत इनिशियल लेवल पे थी, ठीक है, या ग्रो होने के बाद भी ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। यानी कि जो भी बिजनेसमैन होते थे, जो भी ओनर्स होते थे, वो ये नहीं बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे कि एम्प्लॉयज के ही दम से कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है। अगर एम्प्लॉयज नहीं तो आप कैसे काम करवाएंगे, ये भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो इस बात को बहुत पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। धीरे धीरे जब बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, हर बिजनेस की एक कॉमन प्रॉब्लम आने लगी, या जैसे जैसे वी ऑल इवॉल्व डे बाय डे, ठीक है ना, हम बचपन से लेकर बूढ़े होने मरने तक भी इवॉल्व करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, someday or somehow people realized that human resources are of a major importance, or they play a vital role in the performance of or the working of a company, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जब ये रिकॉग्नाइज किया गया तो फिर कहा गया, ये सोचा गया कि हम इस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा, इसको कैसे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अब अगर कोई और रिसोर्सेज होता है जैसे रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन और इन कैरिंग आउट सम बिजनेस एक्टिविटी, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हैंडल करना एक डिफरेंट चीज है, वो एक डिफरेंट टास्क है, वो एक डिफरेंट एबिलिटी है। बट ह्यूमंस को हैंडल करना, सीइंग देम एज अ रिसोर्स एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, समझ पा रहे हैं ये चीज, ये बैलेंस, कि उनको एक तरफ हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं जिसको हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए, या जो हमारे प्रोडक्शन में काम आएंगे, या जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर पाएंगे, या जिनसे हम लोग ये सर्विस डिराइव कर पाएंगे, या एक तरीके का काम डिराइव कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि आफ्टर ऑल, ठीक है, हर अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग, हर अदर रिसोर्सेज से अलग, दे आर ह्यूमन बीइंग्स who are supposed to have or who are believed to have the best mind in this universe ever। कहा जाता है कि मानव श्रेणी यानी कि जो ह्यूमंस है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की, ठीक है। और जो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, ये ऐसा दिमाग किसी भी और अदर ऑर्गेनिज्म का इस धरती पर नहीं होता है। तो इन दोनों चीजों के साथ डील करना, दो अलग अलग क्या कह सकते हैं, एक तरफ आपको उनको सामान कंसिडर करना है और एक तरफ वो ह्यूमन बीइंग है। तो सी दे बोथ ऑफ द थिंग्स आर सो कंट्रोवर्शियल, और इन दोनों कंट्रोवर्सीज के साथ डील करना, इसको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, ठीक है, और इसको बहुत रिकॉग्निशन मिलने लगी ह्यूमन रिसोर्सेज को as मींस ग्रेजुअली, जैसे जैसे लोग इवॉल्व करने लगे, ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने लगी। तो लोगों ने ये सोचा, एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों ने कहा, ये माना गया कि ह्यूमन रिसोर्स को अगर हमें उससे डील करना है, या अगर हमें उससे उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आना होगा, ठीक है। ये बाउंडेड लेबर से काम नहीं चलेगा, ये उनको किसी भी तरह से सप्रेस करके या उन पे जबरदस्ती किसी भी तरह का दबाव बनाकर काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बी वेरी जेंटल एंड डिलिजेंट विद देम एट द सेम टाइम। तो कहा गया कि ये जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, ये जो हम सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉइज को जो हमारे यहाँ काम करते हैं, जो हम उन्हें ये कहते हैं कि अब आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, जो हम उनको ये बताते हैं कि ये काम ऐसे होना है, जो वो अच्छा काम करते हैं, तो ये सारी चीजों को हम लोग लेटर के थ्रू लिखेंगे, लेटर के थ्रू बताएंगे। यानी कि
कहने का मतलब ये है कि अब क्या होने लगा कि एम्प्लॉयज का जो ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्रूटमेंट से लेकर रिजेक्शन तक, अप्रेजल से लेकर डिनायल तक, सब कुछ थ्रू लेटर होगा, ठीक है। और हम लोग बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे while we are doing these things or while we are making any correspondence, ठीक है। और इस तरीके से जो एस्पेक्ट्स कवर किए जाने लगे ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस में, वो था, सबसे पहला तो था रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब ये हो गया कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए हम एक प्रॉपर लेटर भेजेंगे उनको, जैसे जैसे इंटरव्यू किया, कॉल लेटर, जॉब ऑफर, ठीक है, दैट विल बी इन अ प्रॉपर लेटर। अगर हमें किसी को रिजेक्ट करना है, डिसमिस करना है, वो भी हम लोग लेटर्स के थ्रू करेंगे। अगर हमें किसी को कोई नोटिफिकेशन देनी है, ठीक है, वो भी थ्रू लेटर्स होगा। अगर हमें किसी की अच्छे काम की वाहवाही करनी है, अगर उसके परफॉर्मेंस को प्रेज करना है, तो वो भी थ्रू लेटर होगा। किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट कराना है, तो ये भी, मतलब कुछ भी चीजें, जो भी इंटरैक्शन होगा एम्प्लॉय से, वो बड़ा ही रिस्पेक्टफुल होगा, वो मतलब एक प्रॉपर लेटर के थ्रू और एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अब हुआ क्या कि जब ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे थे, तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं, अब हमेशा ये मतलब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। कभी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना होता है, कभी उसको अपॉइंट करना होता है, कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि उसको रिजेक्ट करना होता है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उसको रिजेक्ट नहीं करना होता, चीजों को समझाना होता है, कई बार उसको डांटना होता है, ठीक है। सेम एम्प्लॉयज के साथ भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ बॉस के, मतलब एम्प्लॉयर के ऑर्डर को लेना ही नहीं होता है, कई बार अपने एम्प्लॉयर से अपनी बात कहनी होती है, अपनी बात बनवानी होती है। तो इट कवर्स अ वेरियस एस्पेक्ट, और इसी में एक एस्पेक्ट आता है एट विल। ये लेट 90s में यूनाइटेड स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाने वाला, क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। इस एटविल कॉन्ट्रैक्ट या एटविल डॉक्ट्राइन ये कहता था कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एक एम्प्लॉयर चाहे अगर अपने किसी भी एम्प्लॉय को अगर रखता है, मींस अगर कुछ जो अपवाद है उनको अगर किनारे हटा दिया जाए, कुछ एक्सेप्शंस को किनारे हटाते हुए, एक एम्प्लॉयर जब चाहे अपने एम्प्लॉय को हटा सकता है बिना किसी रीजन दिए, बिना ये बताए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को हटा सकता है। सिमिलरली एक एम्प्लॉय अगर मतलब कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो, या जो भी उसके नियम कानून जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं उनको मतलब हटाते हुए, इस एटविल डॉक्ट्राइन का मतलब मैं बता रही हूं कि इस डॉक्ट्राइन में यही था कि एक एम्प्लॉयर जब चाहे अपने एम्प्लॉय को हटा सकता है और एक एम्प्लॉय जब चाहे अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकता है और अपनी नौकरी छोड़कर जा सकता है। दोनों ही को किसी भी तरह का रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये एटविल डॉक्ट्राइन ये कहता था। तो ये भी एक तरह का रिलेशनशिप था, ये भी एक तरह का क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था जो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में होता था, ठीक है। तो इस ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस में ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता था, ठीक है। तो अब ये चीज, ये बात, ये कॉन्ट्रैक्ट करना किसी के साथ कि आप हमारे यहां काम कर रहे हैं, लेकिन जब चाहे जैसे चाहे मैं आपको इस नौकरी से निकाल सकती हूं या निकाल सकता हूं, और सिमिलरली एम्प्लॉय के लिए मैं आपके यहां काम तो कर रही हूं, बट जब भी मेरा मन करेगा बिना रीजन दिए मेरे पास ये राइट है कि मैं आपके कंपनी या आपके ऑफिस, आपकी जॉब छोड़कर जा सकती हूं या जा सकता हूं, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये था एटविल डॉक्ट्राइन जो कि
ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस का एक एस्पेक्ट है, ये भी एक एस्पेक्ट है जहां पे कंपनीज को ये देखना पड़ता है कि वो सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहां पर बात बिजनेस लेटर्स की हो रही है, ठीक है ना। तो बिजनेस लेटर्स हमें कैसे कैसे देने पड़ते हैं, हम जब किसी को रिक्रूट करते हैं तब हमें देना पड़ता है, मतलब तब हम लेटर लिखते हैं, रिजेक्शन के लिए लेटर्स होते हैं, अप्रेजल के लिए लेटर्स होते हैं, कोई नोटिफिकेशन देने के लिए लेटर्स होते हैं, ठीक है, कोई ऑफर देने के लिए लेटर्स होते हैं, किसी परफॉर्मेंस का रिकॉग्निशन के लिए लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये भी एक एस्पेक्ट है, ये एट-विल डॉक्ट्राइन, ठीक है ना, ये भी एक एस्पेक्ट है जो बहुत ही कठिन एस्पेक्ट है। अब ये बात किसी को बोलना कि मैं जब चाहूं तब आपको निकाल सकता हूं, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला आपके वहां जॉब करेगा या सामने वाला आपको जॉब देगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। आ रही बात समझ में ना, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं एट-विल डॉक्ट्राइन। बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों एक दूसरे को बिना किसी रीजन दिए छोड़ सकते हैं। और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक एस्पेक्ट है जो ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस में कवर होता है, ठीक है। और जब ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस की बात आती है तो हमें ये इस एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, बिकॉज इट इज वेरी डेलिकेट इन द सेंस आपके कुछ ही शब्दों से आपका एम्प्लॉय आपका ऑफिस छोड़ सकता है और किन्हीं शब्दों से इस कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद भी वो आपके ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। सेम इज द केस विद द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये है एट-विल डॉक्ट्राइन, जो कि एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस का। देखिए, रिक्रूटमेंट, रिजेक्शन, नोटिफिकेशन, अप्रेजल, परफॉर्मेंस, दीज आर ऑल वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू such aspects which involve avoiding, reduction or something like at-will doctrine, then it becomes very difficult for an employer or employee to communicate, and then this human resource correspondence come to help. आ रही बात समझ में, क्लियर है। सो इस सेशन का मेन मतलब ये था कि एट-विल डॉक्ट्राइन क्या होता है, मेन पर्पस ये था आपको बताना कि एट-विल डॉक्ट्राइन होता क्या है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है ह्यूमन रिसोर्स करस्पॉन्डेंस का एट-विल डॉक्ट्राइन से। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। गुड बाय।